Let's like ग्लोबल न्यूज। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान ने उनके परिवार को निशाना बनाया और उनके दो बेटों में से एक की हत्या की कोशिश भी की थी। नेतन्याहू ने ये बात सरकार समर्थक एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। चुनाव से पहले वे अपने परिवार और दूसरे राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें दी जा रही सुरक्षा कोई ऐशो आराम नहीं बल्कि जरूरी है। हालांकि नेतन्याहू ने यह नहीं बताया कि उनके किस बेटे याइर या अवनर को निशाना बनाया गया था और हमला कब या कैसे हुआ। बता दें कि बड़े बेटे याइर सोशल मीडिया पर अपने दक्षिणपंथी विचारों के लिए चर्चा में रहते हैं। विदेश में रहने के बावजूद उन्हें शिन बेट की सुरक्षा मिलने को लेकर भी इजराइल में सवाल उठते रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए उसकी कमाई के संभावित स्रोतों को बंद करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखने वाली संस्थाओं को अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के तेल कारोबार या मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने वाली संस्थाओं को अमेरिकी डॉलर की वित्तीय व्यवस्था से बाहर किया जा सकता है। ईरान के प्रमुख कारोबारी साझेदारों में चीन, तुर्की और यूएई शामिल हैं। वहीं ईरान ने अमेरिकी दबाव को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास पहले भी नाकाम रहे हैं और प्रतिबंधों से ईरान पीछे नहीं हटेगा। इधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने क्षेत्रीय संघर्षों के कारण वैश्विक व्यापार मार्गों पर बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। उन्होंने काला सागर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील की। इस बीच ओमान के पास एक तेल टैंकर के कप्तान के घायल होने से समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के दावे दोहराते हुए कहा कि 71 वाणिज्यिक जहाज़ों का मार्ग बदला गया और 3 जहाज़ों को निष्क्रिय किया गया। वहीं अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए करीब 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाए हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार के खिलाफ एक बार फिर युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखा। प्रधानमंत्री बनने के करीब 2 महीने बाद ही जेन जी प्रदर्शनकारी काठमांडू के माइती घर मंडला में जुटे और उनके इस्तीफे की मांग की। वहीं विपक्षी सांसद भी संसद में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। स्पीकर डोल प्रसाद अरियाल ने बालेन शाह को 26 अगस्त को संसद में पेश होकर सांसदों के सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि अब तक वो 39 बैठकों में से सिर्फ 5 में शामिल हुए हैं। चीन ने एक ऐसा हाइपरसोनिक फ्लाइट व्हीकल विकसित किया है जो हजारों किलोमीटर दूर से हवा में मार करने वाले हथियार लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये क्षमता खास तौर पर अवाक्स एयर टैंकर और फ्लाइंग कमांड पोस्ट जैसे अहम विमानों के लिए खतरा बन सकती है। DF-17 से लॉन्च होने वाला HGV 2414 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, जबकि DF-27 की रेंज करीब 8000 किलोमीटर बताई जाती है। HGV हवा में अपनी दिशा बदल सकते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक और इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये तकनीक भारत और अमेरिका के लिए बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन का नया दौर शुरू होने जा रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बुनियादी अधिकारों, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की कमी और प्रदर्शनकारियों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। समिति के मुताबिक 26 अगस्त को पूरे क्षेत्र में सम्मेलन और विरोध प्रदर्शन होंगे, जबकि 29 अगस्त को स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। JAAC कमेटी ने कथित रूप से लापता लोगों की बरामदगी और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई की भी मांग की है। समिति ने पाकिस्तान पर खाद्य और दवाइयों की सप्लाई प्रभावित करने और ट्रांसपोर्टरों से वसूली के आरोप भी लगाए हैं। उसने कहा कि मांगे पूरी होने तक उसका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। दक्षिण पश्चिम फ्रांस के पोमास गांव में आए शक्तिशाली टॉर्नेडो ने भारी तबाही मचाई। करीब 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं से लगभग 300 घर क्षतिग्रस्त हुए और 41 लोग घायल हुए, जिनमें 15 को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कई मकानों की छतें उड़ गईं, सड़कें बंद हुईं और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। खराब मौसम के चलते ट्रेन और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।